Question number 16. Three equal charges 2 into 10 raised to minus 6 coulomb each are fixed at the three corners of an equilateral triangle of side 5 centimeter. Find the coulomb force experienced by one of the charges due to the rest two. तो पहले मैं सवाल समझाता हूँ। देखो यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी। इसके वर्टेक्स पे यानी ए बी और सी पॉइंट के ऊपर इक्वल चार्ज 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 कूलम रखी हुई है। इनमें से कोई भी एक चार्ज पकड़नी है और उस पे बचे हुए दो चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको निकालना है। तो मान लो आप ये चार्ज पकड़ लो, तो इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से जो फोर्स होगी उसी को निकालना है। ओके, सवाल समझ में आ गई? पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहाँ क्या क्या इन्वॉल्व होगी और फिर स्ट्रेटजी। कॉन्सेप्ट जो यहां लगेगी फर्स्ट वो है कूलम्स लॉ। सेकंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो बारी बारी से पहले मैं इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, फिर आपको सजेस्ट करूंगा आप आंसर निकालना। तो कूलम्स लॉ बेसिकली क्या होती है, दो पॉइंट चार्ज के बीच में अगर मान लो चार्ज Q1 और Q2 है और सेपरेटेड है R डिस्टेंस से, तो जो फोर्स लगेगी 1 के ऊपर ड्यू टू 2 वो क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अभी दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी, तो 1 पे 2 की वजह से जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। ओके, तो डायरेक्शंस को हम क्या लिखेंगे माइनस R कैप, क्योंकि लेफ्ट साइड लग रही है। अगर राइट साइड होती तो प्लस R कैप। तो ये था कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होती है, अगर मान लो यहां पे मैं दिखा रहा हूं 3 चार्जेस हैं और इस पे फोर्स निकालना है, तो पहले आप इन दोनों की वजह से फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो और फिर डायरेक्शन भी यानी वेक्टर के फॉर्म में, यानी F1 वेक्टर निकालो। फिर इन दोनों पेयर में इसके ऊपर जो इसकी वजह से फोर्स लगेगी वो निकालो F2। अब इन दोनों का वेक्टर सम करो, तो वेक्टर सम F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, यही नेट फोर्स जो है इस पे लगेगी इन दोनों चार्ज की वजह से। क्लियर हुआ? तीसरा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल यही है कि इसके सारे एंगल क्या होंगे 60 डिग्री के होंगे, तो इसका बहुत बड़ा रोल है। ओके, अब हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ फिट करेंगे। एक वेक्टर एडिशंस भी होता है। वेक्टर एडिशंस क्या होता है, वो होती है उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये बाद में मैं बताऊंगा जब यूज में आएगी तो। ओके, तो यहां देखो A जो है यहां जो चार्ज है B के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगी और C जो है B के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगी। करेक्ट? तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी A जो B के ऊपर फोर्स लगा रही है उसका मैग्नीट्यूड और C जो B के ऊपर फोर्स लगा रही है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो C जो B के ऊपर फोर्स लगाएगी, मान लो उसका मैग्नीट्यूड F है
और ए जो बी पे लगाएगी वो भी क्या हो जाएगी, एफ ही होगी। अब ये 60 डिग्री है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। अब देखो दो फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, उनके बीच में 60 डिग्री एंगल है, तो नेट मैग्नीट्यूड फोर्स का क्या हो जाएगा, इससे निकाल लो। तो क्या हो जाएगी, अंडर रूट F1 की जगह भी F ही डालोगे, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगी, कॉस 60 हाफ होती है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो 3 एफ स्क्वायर यानी √3 इंटू एफ, इतनी फोर्स लगेगी। क्लियर हुआ। और डायरेक्शंस क्या होगा, इनके बीचों बीच, ठीक है, इस तरफ फोर्स लगेगी। ऑल क्लियर। अब एफ की वैल्यू हमारे को निकालना। एफ क्या है, किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, तो एफ हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ये वाली वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻⁶ का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि Q2 भी सेम है, अपॉन आर जो भी सेपरेशन है कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है, इन सबको डाल दो, ये हो गई एफ की वैल्यू। अब ये जो एफ की वैल्यू है यहां डाल दो, आंसर आ जाएगी। यही कॉन्सेप्ट है, मैंने थॉरोली समझा दिया, अब आप लोग करके आंसर निकालना, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना। एक बार में नहीं आएगा तो कैलकुलेटर यूज करना, फिर भी अगर नहीं आता है तो दोबारा यूज करना, कॉन्सेप्ट्स यही रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 से आपने जो सीखा है उसको समराइज कर दो कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है और तीनों वर्टेक्स पे सेम चार्ज है, मान लो Q है, तो किसी भी एक चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी वो क्या हो जाएगी, √3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, दैट इज Q स्क्वायर अपॉन R, एक का डिस्टेंस स्क्वायर, इतनी ही नेट फोर्स की मैग्नीट्यूड हो जाएगी। ओके, तो ये आपने सीखा। अब क्वेश्चन नंबर 70 भी आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, यानी सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस और कूलम्स लॉ। अब यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के सारे कॉर्नर के ऊपर जो चार्ज है वो उतने ही हैं, 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, सबके ऊपर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो किसी भी एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है रेस्ट 3 की वजह से। तो मान लो हम सेलेक्ट करते हैं इस चार्ज के ऊपर हमारे को फोर्स निकालना है, तो ये वाली जो चार्ज है वो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगी सेम अमाउंट में, F मान लो F है, और ये वाली भी F फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगी। करेक्ट। अभी थर्ड वाले को काउंट नहीं किया, तो इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट होगी, क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, तो बिल्कुल ही 45 डिग्री के साथ कुछ इस तरह होगी। ओके, और ये हो जाएगी √2 इंटू एफ। करेक्ट। अब आ जाओ यहां पे, इस चार्ज को देखो और इनके बीच जो डिस्टेंस है ना, इसके बराबर नहीं है। क्या होता है डायगोनल, √2 टाइम्स साइड। अगर ये सारे R थे, ओके, तो ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी √2 इंटू R। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, चार्ज तो सेम रहेंगे, और √2R का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 होगा, और यहाँ R स्क्वायर हो जाएगी। ओके, तो ये जो पार्ट है ये इतना दूर, ये तो F है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, F/2। कितनी फोर्स लगा रहा है, F/2। और डायरेक्शन क्या है इसका, ये जो फोर्स लगाएगा ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर, वो 45 डिग्री के अलोंग, इसी के अलोंग डायरेक्शन सेम रहेंगे, तो फोर्स F/2 लेकिन लगा रहा। अब ये F/2 लगा रहा, इन दोनों का रिजल्टेंट √2F है,
और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो टोटल फोर्स क्या हो गई, F/2 प्लस √2F। F हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगी 1 प्लस 2√2/2। क्लियर हो गई। और F की वैल्यू आप सबको पता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर से निकाल लोगे। F इक्वल टू क्या है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सारे डेटा क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आप डालोगे और आंसर आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। एक हाइड्रोजन एटम है, तो ये हाइड्रोजन एटम की न्यूक्लियस है और ये इसकी फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट को ही हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ओके, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होती है तो हम कहते हैं एटम ग्राउंड स्टेट में है। तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, तो प्रोटॉन को मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ। ओके, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ऑर्बिट की रेडियस हो जाएगी 0.53 एंगस्ट्रम। 0.53 एंगस्ट्रम का मतलब हो गया 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। यानी जो सेपरेशन है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यानी Q1 इसको ले लो और Q2 इसको ले लो, वो कितनी है 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर। क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻19। इसका भी मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट स्क्वायर कर देता हूँ, -19 का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करोगे, इसका तो वैल्यू पता ही 9 इंटू 10⁻9 होता, आंसर आ जाएगी न्यूटन में। ओके, और फोर्स हमेशा कैसा होगा अट्रैक्टिव होगा, यानी ये जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींच रहा होगा। सो अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। ठीक उसी तरीके का है, सिर्फ हमारे को स्पीड निकालना है। तो मैं अनडू करता हूँ। हाँ, तो देखो एक चीज समझना, यहां पे फोर्स तो आपने निकाल लिया, किससे निकाल लिया देखो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, कूलम लॉ से आपको फोर्स पता चल गया। किधर है, अंदर की तरफ। इस फोर्स को क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है वो कौन सा फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास टाइम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस। वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है टेंजेंशियल, वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होती है। क्लियर। और ये जो एक्सीलरेशन है रेडियल एक्सीलरेशन, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जो एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ होगी तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन इधर होगी, अगर यहाँ होगी तो इधर होगी, हमेशा सेंटर की तरफ होती है, इसीलिए इसको सेंटर सीकिंग भी बोलते हैं। ओके, तो आप इस फोर्स को न्यूटन सेकेंड लॉ का हेल्प लेते हुए किससे इक्वेट करोगे मास टाइम एक्सीलरेशन। तो मैं कर देता हूं डायरेक्टली 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू मास, और एक्सीलरेशन कितनी है v स्क्वायर बाय r। ठीक है, एक r और एक r कैंसिल हो गई यहाँ पे, तो सिर्फ एक r बचे। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 बाय मास टाइम रेडियस, वेलोसिटी स्क्वायर। तो वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ से 2 हटाओ और इसको रूट में कर दो, यही हो जाएगी वेलोसिटी। करेक्ट, इसमें डेटा डाल दो, आंसर आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, वो डालना। आर पीछे वाले प्रॉब्लम से डालना,
चार्ज पता ही है, 1/4πε0 की वैल्यू पता ही है। जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट सेल में जब इलेक्ट्रॉन घूमती है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो स्पीड होती है 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो, मतलब याद रखना चाहिए आपको ये।